हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKITI में। तो दोस्तों, मिक्स क्वेश्चन के सीरीज में यह सेट नंबर 26 होगा। इससे पहले हम सेट नंबर 25 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोग जान रहे हैं UPPCL TG2 का प्रीवियस ईयर 2021 का सभी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका हम इस वीडियो में इस सीरीज में एनालिसिस कराते हैं। तो आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और 25 सेट नंबर अभी नहीं देखे हैं या इससे पहले जो भी सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक मापन यंत्र में निम्नलिखित प्रतीक दिखाया गया है, इस प्रतीक का क्या अभिप्राय है। मतलब नीचे ये सिंबल दिखाया गया है, इसका क्या अभिप्राय है। पहला, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा मापक यंत्र है। मतलब यह दिष्ट धारा यानी DC है और AC मापक यंत्र है। दूसरा, न तो दिष्ट धारा न ही प्रत्यावर्ती धारा मापक यंत्र है। तीसरा, प्रत्यावर्ती धारा मापक यंत्र है। चौथा, दिष्ट धारा। तो दोस्तों देखिए, ऐसे कर दिया तो दिष्ट धारा हो गया और ऐसे इसमें कर दिया तो AC हो गया, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा मापक यंत्र है तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बात करें, और जैसे ए होता है तो AC के लिए होता है और सिर्फ ए रहता तो DC यंत्र के लिए रहता। अब दोनों इस तरह कर दिया है तो AC DC दोनों के लिए हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DC शंट मोटर के लिए शंट क्षेत्र नियंत्रण विधि के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, नियंत्रण आसान और प्रभावी होता है। दूसरा, सामान्य गति से अधिक गति प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, गति क्षेत्र रियोस्टेट से शक्ति हानियाँ अत्यधिक होती है। चौथा है, बहुत कमजोर क्षेत्र के कारण शीर्ष गति पर न्यूरीकृत बलागुण प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो DC शंट मोटर होता है शंट क्षेत्र नियंत्रण के लिए गलत कथन का चयन जो ऑप्शन सी हो जाएगा सही हो जाएगा। श्रेणी क्षेत्र रियोस्टेट में शक्ति हानियाँ अत्यधिक होती है। ठीक है, तो इसमें गलत पूछा है तो गलत यही हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं जो शंट मोटर जो होती है DC मोटर, तो DC मोटर n व्युत्क्रमानुपाती 5 होता है। ठीक है, इसमें 5 होता है। तो इस विधि का मुख्य यानी यह होता है, इसमें श्रेणी क्षेत्र में जो रियोस्टेट लगा देते हैं, श्रेणी क्षेत्र में रियोस्टेट लगा देते हैं तो शक्ति हानि अत्यधिक होती है। ठीक है, तो बात करें जो DC शंट मोटर जो होती है तो DC शंट मोटर में गति नियंत्रण की फील्ड कंट्रोल विधि एक सरल विधि होती है, आसान व सस्ती प्रभावी विधि होती है जो फील्ड कंट्रोल होती है। इस विधि में लोड रहित अवस्था में क्या करते हैं, पूर्ण लोड अवस्था तक नॉर्मल स्पीड की अपेक्षा अधिक स्पीड तक भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या करते हैं, पूर्ण लोड अवस्था तक नॉर्मल स्पीड से अपेक्षा अधिक स्पीड प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें गलत पूछा था तो गलत आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रेणी क्षेत्र रियोस्टेट में शक्ति हानियाँ अत्यधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, SCR की प्रारूपी सूचन आवृत्ति ... होती है, कितना होती है, 100 किलोहर्ट्ज़, 150 किलोहर्ट्ज़, 200 किलोहर्ट्ज़, 500 हर्ट्ज़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 500 हर्ट्ज़ हो जाएगा। दोस्तों जो SCR होता है, SCR की जो स्विचिंग आवृत्ति होती है वह 1000 हर्ट्ज़ तक होती है। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन में दिया है तीनों किलो हर्ट्ज़ में दिया है, लेकिन ऑप्शन डी 500 हर्ट्ज़ दिया है तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 500 हर्ट्ज़। तो बात करें SCR का, तो SCR में जो होता है 3 टर्मिनल होता है, उसके बाद उसमें 4 लेयर होता है। ठीक है, PN होता है ना, 4 लेयर होता है और 3 जंक्शन होता है, 3 जंक्शन होता है।
ठीक है। SCR यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होती है, ये यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होती है। और SCR जो है हमेशा फॉरवर्ड वॉइस में वर्क करती है, ठीक है, हमेशा फॉरवर्ड वॉइस में वर्क करती है, ठीक है। और SCR जो होता है, इसका होल्डिंग धारा होती है IH जो होती है वह लैचिंग धारा से कम होती है, जो IL लैचिंग धारा होती है उससे कम होती है, ठीक है। और लैचिंग धारा का मान क्या होता है, 1 मिली एम्पियर होता है। तो ये सब फैक्ट आप SCR से रिलेटेड जानते रहें। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DC शंट मोटर के लिए आर्मेचर नियंत्रण विधि के संबंध में गलत कथन का चयन करें। पहला, केवल सामान्य से नीचे की गति प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है, भार परिवर्तन पर एक स्थिर गति को नहीं बनाए रखा जा सकता। तीसरा, नियंत्रण प्रतिरोध में शक्ति हानि उच्च धारा निर्धार के कारण कम है, जिससे मोटर की उच्च दक्षता बढ़ जाती है। तो यही गलत दिया है। चौथा है ऑप्शन, नियंत्रण प्रतिरोध आर्मेचर धारा को प्रभावित करने के लिए अभिकल्पित डिजाइन है, अतः इसकी लागत अधिक होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नियंत्रण प्रतिरोध में शक्ति हानि उच्च धारा निर्धार के कारण कम है, जिससे मोटर की उच्च दक्षता बढ़ जाती है, ठीक है। तो बात करें DC शंट मोटर की। DC शंट मोटर में EB बराबर क्या होता है, V माइनस IaRa होता है, ठीक है। तो आर्मेचर प्रतिरोध परिवर्तन होने से बैक EMF भी परिवर्तन होता है। जैसे EB बराबर होता है ना NP/Z/60A, तो EB जो होता है समानुपाती N के होता है। तो आर्मेचर प्रतिरोध परिवर्तन होने से बैक EMF भी परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है, जब बैक EMF परिवर्तन होगा तो गति भी परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है, गति भी परिवर्तित हो जाएगी। N समानुपाती EB है। तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ये क्या करते हैं, वेरिएबल प्रतिरोध संयोजित किया जाता है, ठीक है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जैसा इस तरफ फिगर बनता है उसका, तो इसके श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक वेरिएबल प्रतिरोध लगा दिया जाता है। तो आर्मेचर प्रतिरोध के परिवर्तन करके उसकी विभिन्न गतियों को हम परिवर्तित कर सकते हैं यहाँ पे DC सप्लाई। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला हमारा, गतिक प्रेरित EMF उत्पादित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा चालन, तीसरा चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच अपेक्षित गति। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा, क्योंकि गतिक प्रेरित EMF उत्पादित करने के लिए निम्न तीनों की आवश्यकता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की, चालक की और चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच अपेक्षित गति की भी। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त 1, 2 और 3 तीनों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति परिवर्तन पावर कन्वर्टर के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का चयन करें। पहला, साइक्लो परिवर्तन DC को AC में परिवर्तित करता है। दूसरा है, DC चॉपर जो होता है DC को DC में परिवर्तित करता है, तो सही बोल रहा है। तीसरा है, नियंत्रित दृष्टिकारी AC से दृष्टिकारी AC को DC में परिवर्तित करता है, ये भी सही बोल रहा है। चौथा है, इन्वर्टर DC को AC में परिवर्तित करता है, ये भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है यह गलत बोल रहा है, साइक्लो परिवर्तन DC को AC में परिवर्तित नहीं करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी तीनों सब पावर जो कन्वर्टर है वह सही कह रहा है, पहला वाला गलत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, परिपथ में किस प्रकार की मशीन का प्रयोग किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या क्या है, एक वाइंडिंग है, फिर यहाँ से एक ये वाइंडिंग कर दिया है और इधर अपना लोड दे दिया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है दीर्घ शंट यौगिक यानी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित, दूसरा है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित, तीसरा सीरीज जनरेटर, चौथा शंट जनरेटर। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो फिगर दिखाया गया है यह शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित का दिखाया गया है, ठीक है। तो आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे
ये वाइंडिंग के नीचे से यहाँ पैरेलल मतलब आर्मेचर के समांतर में जो कर दिया है तो ये शॉर्ट शन कंपाउंड जनरेटर हो गया है। अगर यही लॉन्ग शन कंपाउंड जनरेटर उस दशा में कहता जब ये वाइंडिंग यहाँ ना होके यहाँ से होती यानी डायरेक्ट हो जाती तो यह लॉन्ग शन कंपाउंड जनरेटर रहता। लेकिन ये वाइंडिंग यहाँ से ना होके यहाँ से समांतर यानी आर्मेचर के समांतर है तो शॉर्ट शंट यानी आर्मेचर और श्रेणी के दोनों समांतर में रहता है तो लॉन्ग शंट हो जाता। लेकिन यहाँ पे आर्मेचर के सिर्फ समांतर में पैरेलल वाइंडिंग है तो इसलिए इसे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 पोल डीसी मशीन में आर्मेचर में डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग कितने ब्रश उस मशीन के पदों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों डुप्लेक्स वेव में तो वेव में क्या होता है, वेव में जो होता है A बराबर 2 होता है, ठीक है, 2 ब्रश की आवश्यकता होती है। तो डुप्लेक्स पूछा है तो 2 × 2 ब्रश बराबर 4 ब्रश की आवश्यकता होगी 6 पोल डीसी मशीन में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4 ब्रश, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। दोष मात्रा फॉल्ट क्वांटिटी के पूर्व निर्धारित मान पर पहुंचने पर डॉट 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 रिले तुरंत काम करता है। नॉर्मल इन्वर्स टाइम, दूसरा एक्सट्रीमली इन्वर्स टाइम, तीसरा लॉन्ग टाइम, चौथा है डिफिनिट करंट। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। इसमें जो होता है जैसे फॉल्ट है तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो फॉल्ट से पूर्व निर्धारित पर क्या करता है डिफिनिट कर्व वोल्टेज हो जाता है, निश्चित धारा वोल्टा पे यह होता है तुरंत काम करने लगता है, ठीक है। डिफिनिट करंट पे एक डिफिनिट करंट होता है उसमें पहुंचने पर रिले तुरंत काम करने लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है बैटरी को आवेशित यानी चार्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है। नियत वोल्टा, नियत धारा, नियत वोल्टा, नियत धारा। तो राइट आंसर दोस्तों तीनों हो जाएगा, नियत वोल्टा, नियत धारा और नियत वोल्टा धारा, तीनों का प्रयोग बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हम हाइपर धारा विधि का प्रयोग करते हैं, हाइपर धारा विधि और पल्स चार्जिंग विधि का प्रयोग करते हैं और ट्रिकल चार्ज विधि का प्रयोग करते हैं। तो उपयोग तीनों के द्वारा हम चार्जिंग विधियों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 प्रत्यावर्ती की एक परिघटना है जो भार में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण होती है और इसे डॉट 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 कुंडलन के द्वारा रोका जाता है। तो देखिए अल्टरनेटर जो होता है तो उसमें जो होता है हंटिंग दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उसमें अल्टरनेटर में हंटिंग दोष उत्पन्न होता है तो उसको रोकने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग करते हैं यानी अवमंदन करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। हंटिंग दोष होता है उसे रोकने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत यूजी केबल प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी संधियों की लागत अधिक होती है, दूसरा तूफान या त्वरित नुकसान की कम संभावना होती है, सही बात है, तीसरा उच्च रखरखाव लागत होता है, चौथा है यूजी तार प्रणाली में वोल्टा नियमन काफ़ी बेहतर होता है क्योंकि इसमें कम प्रेरित हानियाँ होती हैं। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह गलत बोल रहा है क्योंकि उच्च रखरखाव लागत इसमें नहीं होता है क्योंकि यह अंडरग्राउंड केबल होती है, ज़मीन के अंदर होती है, एक बार इसे बिछा दिया जाता है तो लो मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है इसको न कि उच्च रखरखाव की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी आपका एक गलत दिया है। तो यही पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह गलत दिया है, गलत बोल रहा है। क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से उस निर्देश का चयन करें जो विद्युत अग्नि के संदर्भ में गलत है। पहला भय संकेत अलार्म बजाएं, सही बात है, दूसरा जब आप अलार्म सिग्नल सुने तो सभी मशीनरी और बिजली बंद कर दें, बिल्कुल सही है, तीसरा बोल रहा है जब आप भय संकेत सुनोगे तो पंखे एयर सर्कुलेटर बंद करें, तो ये गलत बोल रहा है, चौथा है यदि आप अग्निशामक दल में शामिल नहीं है तो परिसर से बाहर हो जाएं। तो दोस्तों जब कोई भी मान लीजिए अग्निरोधक या
कोई भी आग लग जाती है तो जो विद्युत अग्नि के संबंध जो आते हैं फायर ब्रिगेड वाले, तो आपको क्या करना चाहिए, भय संकेत से अलार्म बजाना चाहिए और अलार्म सुनने के बाद तुरंत मशीन वगैरह बंद करके बाहर निकल जाना चाहिए। और यदि आप अग्निशामक दल में शामिल नहीं है तो आपको बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन ऑप्शन सी एक गलत बोल रहा है कि आप भय संकेत सुनेंगे तो अलार्म को बंद कर देंगे, तो यह गलत बोल रहा है। तो यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, एक 3 फेज प्रेरण मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर 4 ध्रुवों के लिए कुंडलित है और 50 हर्ट्ज आपूर्ति द्वारा आपूर्तित है। यदि सर्पल यानी स्लिप 4% हो तो घूर्णन की गति ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है P बराबर पोल की संख्या कितना है, 4 पोल है और F बराबर दे दिया है 50 हर्ट्ज यानी सप्लाई 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ से हम NS बराबर निकाल सकते हैं 120 F/P। तो NS बराबर 120, फ्रीक्वेंसी 50 दिया है, बटा P 4 हो जाएगा। तो 4 3 12, 3 5 15, यानी NS का मान कितना आ जाएगा, 1500 RPM आ गया। ठीक है, 1500 RPM आ गया। तो घूर्णन यानी रोटर गति हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो रोटर गति हम जानते हैं NR बराबर NS 1 - S होता है। रोटर गति बराबर ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो NR बराबर क्या हो जाएगा, NS अभी निकाले हैं 1500, 1 - S 4% है, तो 4% है तो इसे खोल लेंगे तो 4/100 हो जाएगा। तो घटा देंगे तो 96/100 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1500, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। फिर उसको आप गुणा कर देंगे तो NR बराबर कितना आ जाएगा, 1440 RPM आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं 1440 किस में है, पहला ऑप्शन है 1440 RPM। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है, 1440 RPM हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले NS निकाल लेना है, NS 1500 आ जाएगा, फिर NR में मान रख देना है। NR का फार्मूला NS 1 - S होता है। तो स्लिप भी दिया है 4%, इजीली से आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक संचरण प्रणाली में निम्न में से किस वोल्टेज स्तर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 400 के भी बिल्कुल किया जाता है, 132 इसका भी किया जाता है, 33 के भी इसका भी किया जाता है, 220 के भी तो इसका भी प्रयोग किया जाता है। संचरण क्या दिया है, प्राथमिक संचरण प्रणाली में निम्न में से किस वोल्टेज स्तर का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया था, प्राथमिक संचरण प्रणाली दिया है ना, यानी प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम दिया है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम में जो आता है तो वो 66 के भी आता है, 132 के भी आता है, 220 के भी आता है और 400 के भी आता है। ठीक है, और आगे भी 765 के भी तक आता है। ठीक है, तो यही पूछा है कि प्राथमिक संचरण प्रणाली में निम्न में से किस वोल्टेज स्तर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 33 केवी का प्रयोग प्राथमिक संचरण प्रणाली में नहीं किया जाता है। अब 33 केवी का प्रयोग किस में किया जाता है, तो वह द्वितीयक यानी द्वितीयक संचरण प्रणाली में किया जाता है, यानी सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम में इसका 33 केवी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 4 पार्ट में बांटा गया है, एक प्राथमिक यानी प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम है, एक सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम है, तीसरा होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है और चौथा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो प्राइमरी में 765 तक प्रयोग करते हैं, सेकेंडरी में 33 के भी 66 के भी प्रयोग करते हैं और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 11 के भी प्रयोग करते हैं और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 440 वोल्ट 215 वोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये सब भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, जब प्रत्यावर्तक से भार हटाया जाता है तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज पूर्ण भार पर 500 वोल्ट से बढ़ाकर शून्य भार पर 660 हो जाती है। पूर्ण भार पर प्रत्यावर्ती का वोल्टेज नियमन ज्ञात करें। तो दोस्तों जो वोल्टेज नियमन होता है यानी वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो होता है नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड इंटू 100 होता है। ठीक है,
तो निकाल लेंगे आपका नो लोड कितना दिया है, नो लोड 660 दिया है, फुल लोड कितना है 500 है बटा फुल लोड। तो घटा लीजिए 500 600 160 हो जाएगा, 160 बटे 500 इंटू 100 कट जाएगा और 5 3 15 5 दूनी 10 यानी टोटल कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, 32% आ जाएगा आपका वोल्टेज रेगुलेशन। तो देख लेते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 32% आपका आ जाएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है वी आर बराबर वी नो लोड माइनस वी फुल लोड बटा वी फुल लोड इंटू 100 होता है। ठीक है, इस पे आप इजीली से निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा जो मैकेनिकल होता है उसे इलेक्ट्रिकल में कौन बदलता है, तो जनरेटर बदलता है। ठीक है, जनरेटर बदलता है। वहीं इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में पूछता तो मोटर चेंज करता है। ठीक है, मोटर चेंज करता है। और ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कार्य करता है, जो वोल्टेज और करंट को चेंज करता है और यह पावर और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर होता है वह डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के सिद्धांत पे कार्य करता है, जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, इन्हें सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। और जो यूनिवर्सल मोटर होता है इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, यानी नियत गति से यह चलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, वह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर। क्वेश्चन अगला हमारा, ट्रांसफार्मर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है I1 बटे I2 बराबर N2 बटे N1 बराबर V1 बटे V2, ये गलत है दोस्तों। ट्रांसफार्मर में जो होता है N2 बटा N1 बराबर V2 बटा V1 बराबर I1 बटे I2 होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, दूसरा दिया है I2 बटे I1 बराबर N2 बटे N1, ये भी गलत दिया है। तीसरा I1 बटे I2 बराबर N2 बटे N1 बराबर V2 बटे V1, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा भी आपका गलत दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को डॉट 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 कहा जाता है। तो चुंबक के दो ध्रुवों को जो एन होता है एस होता है, दो ध्रुव को जो मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, फ्लक्स लाइन, द मैग्नेटिक एक्सिस। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, तो चुंबक का यह गुण होता है, इसमें हमेशा नॉर्थ से चुंबक की जो फ्लक्स निकलती है और साउथ में एग्जिट होती है और फिर साउथ के अंदर से निकलती है, नॉर्थ की तरफ जाती है। ठीक है, चुंबक के अंदर से, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और चुंबक के जो पोल होता है उस पर ज़्यादा पावर होता है कंपेरिजन टू मिडिल से। ठीक है, और चुंबक तीन प्रकार की इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तीसरा होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल जो होता है फेरस निकिल कोबाल्ट होता है, जो चुंबक को बहुत तेज़ी से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और दूसरा पैरा होता है, तो यह चुंबक को स्लाइटली अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसमें एल्निको आप इसमें जो एग्जांपल होता है एल्युमिनियम होता है, ये सब आ जाता है। तीसरा डायामैग्नेटिक मटेरियल, यह चुंबक को बिल्कुल नहीं अट्रैक्ट करता है, रिपेल कर देता है, यह डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है। प्रतिकर्षी भी नहीं करता है, बिल्कुल सटता ही नहीं है। इसका एग्जांपल कॉपर हो गया, सोना हो गया, ठीक है, ये सब चांदी हो गया, ये सब आता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द मैग्नेटिक एक्सिस। क्वेश्चन अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर नियत गति पर चलता है जो भार स्थितियों पर निर्भर रहता है। सिंक्रोनस मोटर, डीसी सीरीज मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, डीसी शंट मोटर। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो सिंक्रोनस मोटर होता है वह नियत गति पर चलता है, लोड बढ़ाएंगे फिर भी नियत गति रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड का स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसकी वाइंडिंग बहुत तेज मतलब जल जा सकती है, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उससे वाइंडिंग हमारी जल सकती है। थ्री फेज इंडक्शन जो मोटर होती है सेल्फ स्टार्ट होती है, और डीसी शंट मोटर भी
कांस्टेंट स्पीड होती है, लेकिन लोड बढ़ाते हैं तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, थोड़ा कम हो जाता है गति। तो इसको भी आप याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, यदि आपूर्ति का कलाक्रम स्टेटर के जुड़े किन्हीं दो अग्रमों में बदलाव लाकर परिवर्तन कर दिया जाए तो त्रिकला प्रेरण मोटर क्या बदलाव आएगा। और कहने का मतलब है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का अगर टर्मिनल आपस में चेंज कर दिया जाए किन्हीं दो को, तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा। पहला, रोटर के घूर्णन की दिशा समान रहेगी। दूसरा, घूर्णन एमएफ की दिशा और विकसित बल विपरीत दिशा में होंगे। तीसरा है, स्टेटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर दो टर्मिनल को चेंज कर देंगे तो स्टेटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉट 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 उपयोग जल तापक यानी गीजर के तापमान मतलब समान धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिससे पानी का तापमान डॉट 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 के बीच नियंत्रित और स्थिर रहता है। क्या होता है। पहला ऑप्शन, अर्धचालक स्विच 25 डिग्री से 50 तक यानी थर्मोस्टेट 32 से 88 तक। तीसरा है थर्मोस्टेट जो है 25 से 50 तक। चौथा 32 से 88 तक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ताप अस्थाई में थर्मोस्टेट 32 डिग्री सी से 88 डिग्री सी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट में दो बिंदुओं पर वोल्टेज के अंतर को डॉट 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 कहा जाता है। विभवांतर, विद्युत शक्ति, पथ में धारा, विद्युत ऊर्जा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। विभवांतर कहता है V बराबर V2 माइनस V1 होता है, यानी एक सर्किट में दो बिंदुओं पे वोल्टेज के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप वीडियो हमारे चैनल पे बहुत सारा अपलोड है, तो सभी को जाके पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से डेली 20 से 25 क्वेश्चन हम लगातार लेकर आ रहे हैं, जो आपका टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लाभ उठा सकें स्टूडेंट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।